नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर 2020 के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो होगा परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड। देन विल डिस्कस अबाउट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और सबसे पहले समझते हैं परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में। पहले आप कंटेस्ट जाने से पहले थोड़ा बेसिक समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक फील्ड है। इस फील्ड में फार्मर जो है अपनी क्रॉप्स को उगा रहा है। अब वो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस फील्ड में यूज़ करता है कुछ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की। ठीक है, इस केमिकल से भरे हुए बीज को एक स्मॉल इंसेक्ट ने खा लिया। ठीक है ना, इसको इस स्मॉल इंसेक्ट ने खा लिया तो क्या होगा इससे? ये जो फर्टिलाइजर्स थे, जो हार्मफुल केमिकल्स थे, वो इस इंसेक्ट की बॉडी में एंटर कर गए। फिर इस स्मॉल इंसेक्ट को एक बड़े इंसेक्ट ने खाया। अब क्या होगा? ये जो पॉल्यूटेंट है वो किसके अंदर मूव कर गए? तो ये बड़े वाले इंसेक्ट के अंदर। अब इस इंसेक्ट को मान लीजिए किसी चिकन ने खा लिया। ठीक है, तो अब ये जो अगेन पॉल्यूटेंट्स थे, केमिकल्स थे, वो एंटर कर जाएंगे चिकन की बॉडी में। फिर मान लीजिए चिकन को जो है किसी ह्यूमन ने खा लिया, तो अब ये जो केमिकल्स थे वो एंटर कर गए किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो फूड चेन है उसके अंदर केमिकल्स, हार्मफुल कंपोनेंट्स एंटर कर चुके हैं। अब इसमें होता क्या है? जो एक्यूमुलेशन होता है, मान लीजिए कि जो स्मॉल इंसेक्ट ने खाया उसके पास सिर्फ 10% रहेगा इस पॉल्यूटेंट का, बाकी का जो है अगली स्टेज में मूव कर जाएगा। तो ये 10% जो है वो हर स्टेज में जो है इंक्रीज होता है। यानी कि जो लास्ट हायर ऑर्डर लेवल पर होता है, जो चेन में, फूड चेन में अपर लेवल पर होता है, उसको सबसे ज़्यादा हार्म करता है ये केमिकल्स। ऑलराइट, जितना ज़्यादा हार्म उस स्मॉल इंसेक्ट को नहीं करेगा, उससे ज़्यादा हार्म वो केमिकल जो है ह्यूमन को करेगा, क्योंकि ह्यूमन जो है वो फूड चेन में अपर ऑर्डर में आते हैं। ऑलराइट, इसी को कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब ऐसे कुछ स्पेशल प्रकार के आपके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बायो एक्यूमुलेशन का काम करते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इन्हीं को कहा जाता है परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ऑलराइट, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये क्या करते हैं? बायो एक्यूमुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, और लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि वाटर सॉल्युबल ये नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। इनसे कैंसर, डैमेज टू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है, इंटरफेरेंस विथ नॉर्मल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, आपको ये पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पीओपीज यानी कि परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। देखिए, ये एक प्रकार की ग्लोबल ट्रीटी है जो कि आई थी ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए, प्लस ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। ऑलराइट, ये आई थी 2001 में। 2001 में ये साइन करने के लिए ओपन हो गई थी और इफेक्टिव ये हुई थी 2004 में। ये पॉइंट आपको बेसिक याद रखना है। ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। किससे? पीओपी से। ऑलराइट, फिर इंडिया ने इसको कब रेक्टिफाई किया? तो इंडिया ने इसको 2006 में रेक्टिफाई किया। यानी कि इंडिया जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन का एक मेंबर है। इसे आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अलग चीज है। ठीक है, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ऑलराइट, इसमें पहले बात की गई थी कि बैन ऑन 9 ऑफ द डर्टी डजन केमिकल्स। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें बात की गई थी जो एक डजन केमिकल्स है, यानी कि 12 केमिकल्स को डेजिग्नेट किया गया था एज अ पीओपीज। उसमें से 9 केमिकल्स को बैन करने की बात करती है ये कन्वेंशन। ठीक है, अब जो है इसका नंबर जो है वो बढ़ गया है एंड द कन्वेंशन लिस्टेड 12 डिस्टिंक्ट केमिकल्स इन 3 कैटेगरीज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम रिसेंट कंटेस्ट को डिस्कस करते हैं कि कंटेस्ट है क्या। तो रिसेंटली क्या हुआ है,
इंडिया की गवर्नमेंट में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो 9 केमिकल्स की बात कर रहे हैं हम, उनमें से 7 परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी कि 7 पीओपीज को बैन करेंगे और उन्हें इस लिस्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, कौन करने वाला है, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री होने वाली है जो इसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाली है? तो 2 मिनिस्ट्री जो है वो काम करेंगी। पहली होगी आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये 2 मिनिस्ट्रीज जो है पीओपीज के रिस्पेक्ट में काम करने वाली हैं। ऑलराइट, और कुछ हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको बैन किया जा रहा है इंडिया में। जो 7 केमिकल्स हैं जिनकी बात की गई है वो है आपके क्लोरडिकॉन, हेक्साब्रोमो बाइफिनॉल, हेक्साब्रोमो डाइफिनॉल ईथर, हेप्टाब्रोमो डाइफिनिल ईथर, देन टेट्राब्रोमो डाइफिनिल ईथर, पेंटाब्रोमो डाइफिनिल ईथर। ये सारे केमिकल्स को बैन किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोडोडिकेन एंड हेक्साक्लोरोब्यूटेडाइन। इन सारे ही केमिकल्स को बैन कर दिया जाएगा अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। इंडिया इनको बैन करने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अगला अगर हम पॉइंट हम डिस्कस करें तो एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 1986 में आया था। उसके अंडर ये डेजिग्नेट किया जाएगा कि ये जो केमिकल्स हैं वो हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ऑलराइट, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसको याद रखिएगा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में आया था। ऑलराइट, अब हम छोटा सा एक टॉपिक और है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये क्या है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी? तो देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया गया था इन 1992। अब 1992 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसे हम रियो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये रियो अर्थ समिट चल रहा था उसी टाइम पे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को भी स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में यानी कि यूएसए में है। फिर जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? तो इसको मैनेज करने का काम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक प्लस यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये ही तीनों बॉडीज मिलकर इसको फंक्शन कराती हैं। ठीक है, मकसद क्या है इनका? तो देखिए, ऐसी कुछ इकोनॉमीज, ऐसी कंट्रीज जो कि बैकवर्ड हैं या फिर अंडर डेवलपिंग हैं, इवन डेवलपिंग कंट्रीज को भी फंड प्रोवाइड करता है क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी प्लस ओजोन लेयर्स, इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ऐसी आपकी 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन है जिनको फंड प्रोवाइड करने का काम GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी करता है। तो वो 5 कन्वेंशन कौन कौन सी हैं? पहली आपकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बाद है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको हम जानते हैं UNCBD के नाम से। ये भी जो है 1992 में ही फॉर्म किया गया था। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि हमने अभी डिस्कस किया। फिर है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉमन डेजर्टिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसका मेंबर है और ये बाइंडिंग ट्रीटी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद है द मीनामाटा कन्वेंशन और मरकरी, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये जो 5 इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशंस हैं उनको फंड प्रोवाइड करने का, इनका जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो करने का काम कौन करता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करने का काम कौन करता है। तो इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, और इस साल भी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। और इस रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई हैं कि कोविड-19 के कारण सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उनमें न्यू पुअर्स की जो नंबर है वो 27 से लेके 14 मिलियंस तक इंक्रीज हो सकता है। और साउथ एशिया रीजन यानी कि जो इंडिया जिसमें आता है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये जो है उनको हम साउथ एशिया कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अराउंड 49 से लेके 57 मिलियन न्यू पुअर्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बात इसमें बताई गई है। ठीक है, तो न्यू पुअर की डेफिनेशन भी बताइए कि न्यू पुअर कौन होंगे। तो देखिए, वो होंगे जो अर्बन में रह रहे हैं, अर्बन पुअर्स
वो न्यू प्योर की कैटेगरी में आएंगे। फिर उसके बाद बी मोर इंगेज्ड इन इनफॉर्मल सर्विसेज, जो इनफॉर्मल सर्विसेज यानी कि आपके माइग्रेंट लेबर्स हैं, एग्रीकल्चर है और अदर जो इनफॉर्मल सर्विसेज है उसमें जो काम कर रहे हैं उन्हें भी इसी कैटेगरी में डाला जाएगा। एंड देन लिव इन congested urban setting and work in sectors most affected by lockdown and mobility restrictions। ठीक है, इसके कारण न्यू पुअर्स जो हैं उनकी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बताए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। आज कुछ टॉपिक जो है वो आज हमने स्किप कर दिए हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम उनको भूल जाएंगे, वो हम कल के डिस्कशन में ऐड करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।